नमस्कार, आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने में बीजेपी विपक्षी दल कांग्रेस से पिछड़ गई है। कांग्रेस ने 2 सूची जारी कर दी है, जिसमें 28 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। पहली सूची में 15 प्रत्याशी घोषित किए गए तो दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। पार्टी का दावा है कि 1-2 दिन में तीसरी सूची आ जाएगी, बाकी चारों सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसा लंबे अरसे बाद हुआ है जब प्रत्याशियों के ऐलान में कांग्रेस ने एक तरफा बाजी मारी हो। इधर बीजेपी की बात करें तो पार्टी एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि पार्टी की ओर से यह दलील जरूर दी जा रही है कि इन सीटों पर वही प्रत्याशी होंगे जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में हर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी तय ही है, लेकिन अब तक इनका ऐलान नहीं करने के कारण पार्टी के पास कोई सटीक जवाब देने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है कि जिन गद्दारों को वो टिकट देना चाहते हैं उनकी स्थिति क्या है, भांपरी है। मैं मानता हूं कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगी उस दिन बीजेपी की जितनी जीत हार सुनिश्चित दिख रही है वो दृढ़ता से सुनिश्चित दिखेगी। ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है, हम हमारे तरीके से करें। उम्मीदवार चयन करने की एक प्रक्रिया है। हमारे राज्य की चुनाव समिति है, वो नामों की सिफारिश करती है और केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों को फिर घोषित करती है, जो जल्दी हो जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार तूफानी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में वो शनिवार को सांवेर के दौरे पर इंदौर पहुंचे थे और इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए 600 बसों को अधिग्रहित कर उनमें पेट्रोल डीजल डलवाया था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी है। कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत कर चुनाव आयोग से एक लेटर भेजकर शिकायत की है। सोमवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल नापतौल विभाग पहुंचा। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 5 अक्टूबर को सीएम शिवराज से मिलने भोपाल जाने के लिए प्रशासन से 100 बसों की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही बसों में पेट्रोल डीजल डलवाने की भी गुहार लगाई गई। इस पर संबंधित अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन को मामले में अवगत कराया जाएगा। डीजल की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। हम लोगों को वहाँ पे उपस्थित रहने के लिए कहा गया था कि मतलब निर्देश दिए गए थे कि इस पंप में मतलब आप लोग रहें, जो बसें आएँ उनमें डीजल की व्यवस्था कराएंगे, मतलब डलवाना है। वो जो आई उनको डलवाया और उनकी सूची वहाँ पंप से सीधे वहाँ जिला प्रशासन को चली गई। हम इंदौर से भोपाल 100 बसों को ले जाना चाहते हैं। उसी मांग में के लिए लेकर हम आए थे कि ये भी एक आम जनता की समस्याओं के लिए 600 बसों की व्यवस्था वो करें या 6000 बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन करे या मुख्यमंत्री जी करें, वो उनका विषय है। मगर आज जो विषय है जनता का विषय था, तो इसी मांग को लेकर आए थे कि आप 100 बसों के डीजल की व्यवस्था नापतौल विभाग द्वारा की जाए। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के कांग्रेस को देशद्रोही बताए जाने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। उषा ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर कहा था कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है बल्कि देशद्रोही हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या मंत्री जी विरोध या विपक्ष के कॉन्सेप्ट को ही झुठला रहे हैं। मंत्री के बयान के बाद हंगामा तो मचा, लेकिन सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सोची समझी सियासी रणनीति है या फिर जुबान फिसल गई है। उषा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस बेहद गुस्से में है। कांग्रेस नेताओं ने बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस श्रेणी का नहीं मानती तो उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यदि उन्होंने किसी को राष्ट्रद्रोही बोला है तो उनको इस बात का विचार कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि उनका पुराना किस तरह के कर्म रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में चले गए वो देशद्रोही हैं। जिन लोगों ने अपनी चीटी उंगली तक देश की आज़ादी के लिए नहीं कटाई और विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। ये अलगाववाद पैदा करना चाहती है, सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। इनकी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा जाए और इनको मंत्रिमंडल से हटाने तत्काल हटवाया जाए। और इधर डबरा की विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस सुरेश राजे को अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है। वहीं बीजेपी ने अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित तो नहीं किया, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ही बीजेपी की ओर से प्रत्याशी होंगी।
दोनों नेताओं की बात करें तो सुरेश राजे बीजेपी के टिकट पर इमरती देवी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। जब इमरती देवी कांग्रेस में थी तो उन्होंने सुरेश राजे को हराया था, लेकिन इस बार इमरती बीजेपी में है तो सुरेश राजे कांग्रेस में है। कुछ दिनों पहले इमरती देवी पर तीखा हमला बोलने वाले सुरेश राजे ने एक बार फिर हमला बुलाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव होने को हैं तो अब क्यों शिला पट्टिका लग रही है, ये शिला पट्टिका पहले क्यों नहीं लग पाई। सुरेश राजे ने सवाल किया कि जो कमलनाथ के 15 महीने के शासनकाल में विधानसभा में काम नहीं हुआ तो इमरती देवी को अच्छा काम करने पर केंद्र से अवार्ड कैसे मिला। वहीं इमरती देवी ने देसी अंदाज में पलटवार किया। उनके नेता ज्योतिराज सिंधिया जी कहते हैं कर्जमाफ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कृषि उपज मंडी डबरा में इतना बड़ा आयोजन कराया, जनता जनार्दन और सरकार का इतना पैसा फूंका उस आयोजन पे, उन्होंने अपने हाथ से प्रमाण पत्र बांटे, तो क्या वो झूठे थे? लोगों से डोनेशन करके मैंने ऐसी आंगनबाड़ी बनाई है, खुद का पैसा लगा के, उसके जिसके इनाम मैंने जीते हैं। ज्योतिराज सिंधिया जब मंडी में आए थे, जब कोई वहाँ ना तब सर्टिफिकेट बटे थे कर्ज माफी के, एक कोई सर्टिफिकेट बता दे उस तारीख का। उधर डबरा से बड़ी खबर है, जहां जनसंपर्क के लिए निकली मंत्री का विरोध हुआ है। मंत्री इमरती देवी को काले झंडे दिखाए गए हैं। गियोरा में गांव में ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए हैं। जनसंपर्क के लिए निकली थी इमरती देवी, मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, प्रचार में लगी हुई है। और खबर यह मिल रही है कि प्रचार के दौरान उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। तो नारेबाजी की गई विरोध में और काले झंडे दिखाए गए। सचिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ। सचिन, डबरा की तस्वीरें आप द्वारा भेजी गई है और लगातार इसमें विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खबर यह भी है कि काले झंडे दिखाए गए हैं। जी बिल्कुल विजय, आपको बता दूं कि इमरती देवी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, वो उनका काफिला आज पिछोर क्षेत्र में पहुंचा था। इस दौरान मेहगांव गांव में जाने के दौरान उनके काफिला के बाहर से लोगों ने, ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए। इसके साथ ही उनका विरोध किया है। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार वो जनसंपर्क कर रही है, कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक तस्वीर ये भी देखने को मिली है। इससे पहले वो सौगातें भी दे रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, तो वही उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये कल तक जो लोग उनके साथ थे, आज वो उनके विरोध में है। गाँव, अगर गाँव की बात की जाए तो कल तक वो इमरती देवी के साथ था, लेकिन आज वहां से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इमरती देवी को सबक लेना होगा कि आखिरकार क्या कुछ वजह है। लेकिन सचिन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस इलाके से वो गुजर रही हैं, कांग्रेस के बोर्ड लगे हुए हैं, वहां झंडे लगे हुए हैं, संभवतः ये कांग्रेस कार्यकर्ता है या वही स्थानीय ग्रामीण है? जी बिल्कुल, ये कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीण ही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कि दुखी है कि जैसा कि पहले इमरती देवी कांग्रेस में थी और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इस बात से वो दुखी है। और इसके विरोध स्वरूप उन्होंने ये झंडे दिखाए और उनका विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। इस वजह से उन्हें विरोध करना पड़ा है। जी सचिन, क्योंकि पुलिस भी लगातार तस्वीरों में दिख रही है, मंत्री है, प्रोटोकॉल है उनका, क्या किसी से कोई वाद विवाद, झड़प? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई किसी से झड़प हुई हो। हाँ, लेकिन कुछ काले झंडे लिए थे ग्रामीण, तो उनसे काले झंडे पुलिस ने जरूर चलाए हैं। लेकिन वीडियो है, ग्रामीणों ने खुद ये वीडियो बनाया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विरोध स्वरूप भी किया है, लेकिन काले झंडे पुलिस ने यहाँ पर पहले से ही चला लिए थे। पूरी कोशिश ये की थी कि कम से कम काले झंडे न दिखाए जाए, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन विरोध ग्रामीणों ने किया है। शुक्रिया सचिन इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक ने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक शकुंतला ने दिल्ली में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर पहुंचकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान चुनावों में भाजपा के लिए काम करने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब उन्हें करेरा के उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई।
आपको बता दें कि शकुंतला साल 2013 में कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और विधायक भी बनी थी। इस दौरान उन पर थाने में आग लगा देने वाले बयान पर मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 3 साल तक चुनाव न लड़ने पर उन पर प्रतिबंध भी लगाया था। और बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के काम कर रही हैं, जिनसे लोग उनसे ज्यादा आकर्षित हो जाएं। नेपानगर में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस एक होटल में समोसे तलने लगी। उन्हें समोसा तलते देख हैरानी में पड़ गए लोग। तो वो समोसे तलती भी हुई नजर आई और लोगों को बांटती भी हुई नजर आई। तो अब चिटनीस की ये समोसा पॉलिटिक्स, जिसे मतदाता तो देख ही रहे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये समोसा पॉलिटिक्स से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश है। और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अशोकनगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बगावत भी देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस में दलित वर्ग का बड़ा चेहरा रमेश इटोरिया अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोकनगर सीट से आशा दोहरे को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज होकर रमेश इटोरिया ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। इटोरिया अब बीएसपी का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि पहले भी इटोरिया एक बार बीएसपी से इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, तब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इटोरिया ने 2013 में कांग्रेस का दामन थामा था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनावी दौर में कई नेता इधर उधर होते हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर पार्टी ने सबूत मांगा है। कांग्रेस बार बार इस तरह फर्जी प्रमाण पत्र वालों को या फर्जी चरित्र वालों को टिकट दे रही है, तो ऐसी पार्टी में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैंने अपने पद से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। राजनीतिक वैतरणी को पार करने के लिए कई बार ऐसे नेता इधर उधर होते हैं। पार्टी में वो बहुत सम्मान पाते थे, लेकिन आज वो आरोप लगा के उनका जो चुनाव की इच्छा है किसी और दल में जाके लड़ने की, तो वो कोई रोक नहीं सकता। जाति के कई मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की पूरी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी बीजेपी के लिए इसी चंबल अंचल में थी, क्योंकि यहां जनसंघ से बीजेपी में जुड़े नेताओं को अपनी सियासी जमीन ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में आने से खोती हुई नजर आ रही थी, जिस पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरोत्तम मिश्रा सहित बड़े नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश भी की थी, जिसका असर अब दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह मानना है कि ये तो सिर्फ दिखावा है। बीजेपी अब गुटबाजी से गुजर रही है, जिसके परिणाम बीजेपी को उपचुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, दोनों का एक साथ चुनावी प्रचार में नजर आना, फिर पवैया का प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए वोट मांगना, ये चंबल की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ये दोनों बीते 15 साल से एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ग्वालियर की राजनीति की तस्वीर भी बदल गई है। एक समय था जब दोनों नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत जुबानी हमला किया करते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने डैमेज को कंट्रोल किया है, उसका रिजल्ट इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दादा का साथ मिला है, कितनी होगा? उनका स्नेह और आशीर्वाद है, और हम सब लोग मिलकर के माननीय शिवराज सिंह जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, वो जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचार का परिवार है। जनता पार्टी ने जो विधायक जो प्रत्याशी अपने तय किए हैं, उसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय पवैया जी का बड़ा योगदान है विचार के लिए, वो काम कर रहे हैं। रुस्तम सिंह जी काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक भी ऐसा नेता आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम नहीं कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के पिछले कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता नजर तो आए, लेकिन साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में हुए बीजेपी के सदस्यता ग्रहण समारोह तक में पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी मंच पर दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। किसी की तबीयत खराब हो गई,
तो कोई नाराजगी के चलते दिखाई नहीं दिया। साथ ही पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने तो आज तक मंच शेयर नहीं किया, जिसको लेकर आज भी कांग्रेस को लगता है कि भले ही वो पवैया हो, रुस्तम सिंह या फिर बाकी नेता, ये लोग संगठन के डर से राजनीतिक कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से डैमेज जरूर करेंगे। भाजपा विगत अगर आप देखेंगे 3 से 4 माह से डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रही है, लेकिन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी गहरी खाई हो गई है स्थापित लीडर और आयातित लीडर के बीच में है कि ये सब सतही चीज़ दिख रही है। भले वो पवैया जी हों या अन्य लीडर हों, वह सतही रूप से ये सब चीज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के रिजल्ट ही तय करेंगे कि बीजेपी ने अपने डैमेज कंट्रोल और असंतुष्ट नेताओं को मनाने में कितनी सफलता हासिल की है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि शुरुआत में बीजेपी के कई नेता नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते संगठन सबको एकजुट कर लेता है। और अगर ऐसा ही ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ तो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को दुगनी मेहनत कर बीजेपी को उपचुनाव में जोरदार फाइट देनी पड़ेगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बात कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी माथापच्ची चल रही है। इनमें से 2 सीटें चंबल की हैं, जहां सीधा मुकाबला सिंधिया उम्मीदवारों से है, जबकि बीजेपी अपनी अधिकृत सूची अभी तक जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर जोर भी दे रही है और उस पर तंज भी कस रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल अंचल इस समय निर्णायक भूमिका में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी अंचल से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और बीजेपी की हार हुई थी। अब आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस पूरा होमवर्क करके ही उम्मीदवार घोषित कर रही है। वैसे तो 4 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण सीटें मुरैना और मेहगांव की है। हालांकि कांग्रेस कह रही है सब फाइनल है, कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। जब भी एक सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, भले असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, उसका पूरा एक सिस्टम है। सर्वे के आधार पर कांग्रेस करती है, प्रजातांत्रिक तरीके से करती है, सभी को अवसर मिलता है, सबको अपनी बात कहने का अवसर होता है। अंतोत्तगत्वा जो एपेक्स बॉडी है, जो सर्वोच्च बॉडी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, इलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। तो एक रूटीन प्रोसीजर है हमारे यहाँ ये। फिलहाल चंबल की 2 सीटों पर नामों का पेच फंसा हुआ है। मंत्री OPS भदौरिया मेहगांव विधानसभा से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। मेहगांव सीट पर सीधा मुकाबला ब्राह्मण और क्षत्रिय में होता है। बीजेपी ने क्षत्रिय उम्मीदवार को संभावित उम्मीदवार बनाया। बीजेपी को मात्र इस सीट पर घोषणा करनी है। कांग्रेस अभी भी इस सीट पर माथापच्ची कर रही है। कांग्रेस की तरफ से दौड़ में इस सीट पर 5 नाम थे, जिसमें अब घटकर 3 नाम रह गए हैं। मेहगांव विधानसभा से ब्राह्मण उम्मीदवारों में बृजकिशोर शर्मा कल्लू, क्षत्रिय में राहुल भदौरिया और OBC में राजेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। चौधरी राकेश सिंह और हेमंत कटारे भी टिकट की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस ग्वालियर अंचल चंबल में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सर्वे और जनता की मांग वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। इसी तरह मुरैना विधानसभा सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस से राकेश मावई, रिंकू मावई, दिनेश गुर्जर और एक पूर्व मंत्री का नाम भी चर्चा में है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर जोर दे रही है और उस पर तंज कस रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में विशेषकर कांग्रेस सिंधिया जी के जाने के बाद लगभग समाप्त हो गई है। ऐसे में उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं, क्रियाशील लोग बचे ही नहीं हैं, तो इसलिए वो इधर उधर तलाश रहे हैं। और अभी कुछ सीटें जो रह गई हैं वहाँ उनके पास लोग नहीं। मेहगांव में वो चाहते हैं कि राकेश चौधरी जी को टिकट दिया जाए, लेकिन तमाम सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक जो उम्मीदवार उतारे हैं, पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। बीजेपी भले ही इसे स्वीकार न कर रही हो, लेकिन जिस तरह की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, उसे बीजेपी कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकती। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल की बची हुई दोनों सीटों पर कांग्रेस जिताऊ चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में इन 28 उपचुनाव के पल पल की खबर, हर अपडेट आप देख सकते हैं चुनावी चौसर में, सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।